ताकि मेरी जो बातें हैं वे आप लोग अच्छे से समझ पाए और अपने जल जंगल जमीन को कैसे बचाना है इसकी जानकारी लेकर आप संवैधानिक तरीके से इसकी लड़ाई लड़े। तो मैं आप सभी जो बाहर घूम रहे हैं इनसे अनुरोध करती हूँ, कृपा करके आके यहाँ पे बैठ जाए। सबको जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। सबसे पहले मैं मंच पे स्थापित हमारे पुरखों को नमन करना चाहूंगी, जिसकी वजह से मुझे दूसरा जन्म मिला है कि मैं अपने आदिवासी समुदाय को संवैधानिक जानकारी, जल जंगल जमीन बचाने की जानकारी दे पा रही हूँ। साथ ही साथ में आयोजक समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि अपने अधिकारों को जानने के लिए हमारे लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया है। हमारे भाई जगदीश जी पांडोर, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमको यहाँ पे आमंत्रण दिया। तो भाइयों, ये मेरा दूसरा जन्म है जिसको मैं अपने आदिवासी समुदाय के लिए दे रही हूँ। दूसरा जन्म इसलिए क्योंकि जैसा सबको पता है मैं झारखंड की हूँ और झारखंड में अपने आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए, खनिज बचाने के लिए हम जो संवैधानिक जानकारी उनको दिया करते थे, तो वहां पे सरकार को आपत्ति हुई और हम पे केस लगाया। लेकिन अपने आदिवासी समुदाय की जल जंगल जमीन बची और पुरखों के आशीर्वाद से मुझे दूसरा जन्म मिला और हमारा सारा केस वो खत्म हो गया। लेकिन ये जो संवैधानिक जानकारी हमारे लोगों को हमने दी, तो झारखंड में जो आदिवासी की जमीन पे 10 लाख टन सोना और हजारों एकड़ जो जमीन है वो आज भी आदिवासियों की बची हुई है। तो वो दिन गए जब हमारे पुरखे तीर धनुष लेकर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, जल जंगल जमीन बचाने के लिए निकल जाते थे। आज हमको अपनी लड़ाई का तरीका बदलना है। क्यों? क्योंकि आज हमको भारत के संविधान के अंदर में रखा गया है। पहले हम गुलाम नहीं थे, लेकिन भारत के संविधान के अंदर में डाल के हमको कहीं ना कहीं गुलाम बना दिया गया है। और आज अगर हम पुरखों की तरह तीर धनुष लेकर निकल जाएंगे तो हम पे आईपीसी सीआरपीसी का केस लगाकर हमको अंदर में डाल देंगे। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे जो जंगल है, जमीन है, वर्तमान में जैसा कि सबको पता है यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं, जो बांध के 2 बांध प्रस्तावित है और 18 गांव की जमीन यहाँ से जा रही है। उसके लिए, उसको बचाने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आप लोगों ने एक बात जरूर सुनी होगी, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। ये हर एक वक्त ये बात बोलते आ रहे हैं। यहाँ पे एक शब्द जो मुझको दिख रहा है, महापंचायत। मैं आज आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको तत्काल में ये जमीन बचाना है, बांध में जो 18 गांव की जमीनें जो जा रही है, तत्काल में इसको बचाना है, तो इस महापंचायत में 18 गांव को यहाँ बिठाइए और तत्काल में ये डिसीजन लीजिए, ये निर्णय लीजिए कि हम अपनी जमीन जो है वो किसी सरकार को बांध के रूप में नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेदांता जजमेंट में ये जजमेंट दिया था कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। वो नीलगिरी पहाड़ी के रूप में उड़ीसा में एक पहाड़ है जहाँ पे अपने कोद आदिवासी लोग रहते हैं। वहां पे जो वेदांता कंपनी ने अपनी जमीन लेनी चाहिए, कंपनी बिठानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहाड़ में बॉक्साइट का खनन करना चाहती थी, तो वहां पे आदिवासियों को दिक्कत हुई, वो अपनी जमीन किसी को देना नहीं चाह रही थी। तब जाके सुप्रीम कोर्ट वहां पे गांवों के बीच में आया और कोद आदिवासियों की 21 गांव यहाँ पे बैठी। उदयपुर में भी पाल व्यवस्था बहुत मजबूत है। हमारे यहाँ पे भी जो सुप्रीम कोर्ट होता है, आदिवासियों का जो पारंपरिक गांव होता है, जिसमें 52 गांव बैठते हैं, उसके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। ठीक वैसे ही वहां पे भी पाल बैठी, 21 गांव बैठी और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा वहां के गांव वालों से कि क्या आप अपनी जमीन को सरकार को या कंपनी को देना चाहते हैं? तो वहां के आदिवासी, जो 21 गांव के आदिवासी ऐसे ही ग्राम सभा के रूप में बैठे थे, उन्होंने बोला कि हम अपनी जमीन किसी कंपनी को नहीं देना चाहेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं आदिवासियों की रूढ़िगत ग्राम सभा के निर्णय के खिलाफ नहीं जाऊंगा
और तब से ये निर्णय आया, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। झारखंड में जो आदिवासियों की जमीन पे 10 लाख टन सोना पड़ा हुआ था, हजारों एकड़ की जमीन थी, और उसको लेने के लिए सरकारें रोज के रोज प्रोजेक्ट के रूप में आदिवासियों के बीच में आ रहे थे। ऐसे ही 272 गांव के लोग ऐसे बैठे थे, 15,000 लोग, और वहां पे कलेक्टर, एसपी, जो 12 पुलिस अधिकारी, 500 जो पुलिस थे, और साथ ही साथ में 4 आंसू गैस की गाड़ी लेकर वो आए और उनको जमीन पे बिठाया गया और उनसे सवाल किया गया कि हम विकास तो चाहते हैं, लेकिन आप जो विकास का जो ढांचा काम पे कर रहे हैं, कि विकास किसके लिए है? आप हमारी जमीनें तो ले लेते हैं, लेकिन हमको ही अपनी जमीन से विस्थापित कर देते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हर एक जजमेंट पे ये कहा है कि आदिवासी की जमीन सरकार भी नहीं ले सकती, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक भी जमीन भी आदिवासी क्षेत्र में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने समता जजमेंट 1996 में ये कहा कि आदिवासी क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक भी जमीन भी नहीं है। और दूसरी बात है, वहां पे जो आदिवासी गांव के बीच में जो कलेक्टर महोदय को जमीन पे बिठाया गया, वहां भी आदिवासियों ने एक मत स्वर पे ये कहा कि हम अपनी जमीन किसी सरकार को नहीं देंगे। और तब जाके वो दिन है, आज का दिन है, वहां पे 10 लाख टन सोना में से एक ढेला सोना भी सरकार नहीं निकाल पाई है। क्यों? क्योंकि वहां की रूढ़िगत ग्राम सभाओं को संवैधानिक अधिकार मालूम था, और इस प्रकार से अपने गांव के माध्यम से उन्होंने अपना जल जंगल जमीन बचाया। तो वर्तमान के समय में अगर आपको भी अपना जमीन बचाना है, तो यहाँ पे 18 गांव ग्राम सभा बैठकर ये निर्णय लेना होगा कि आपको अपनी जमीन किसी सरकार को देनी है या नहीं देनी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोल रहा है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। तो हमको ये समझना पड़ेगा, हम ये बात बोलते हैं जल जंगल जमीन हमारा है, पर हमको पता ही नहीं है कि ये जल जंगल जमीन हमारा कैसे है। हम ये बात बोल तो देते हैं जल जंगल जमीन हमारा है, लेकिन जब सरकारें पूछती है कि जल जंगल जमीन तुम्हारा कैसे है, हमको पता ही नहीं है, हम बताते भी नहीं सकते कि ये जल जंगल जमीन हमारा कैसे है। तो सबसे पहले बात ये है, किसी भी संविधान की जानकारी होने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये जल जंगल जमीन हमारा कैसे है। जिस समय यहाँ पे मुगल आए, तुर्क आए, पुर्तगाल आए, उसके पहले से यहाँ पे हमारे बाप दादा यहाँ पे निवास करते थे। तो भारत की सरकार जो है, उसके पहले ब्रिटिश की सरकार थी, अंग्रेज की सरकार थी। अंग्रेजों ने वो जमीन को, जितनी जमीन उन्होंने अधीन में ली हुई थी, वो जमीन को भारत की सरकार के अधीन किया। और हमारे पुरखे कभी भी मुगलों के, अंग्रेजों के गुलाम नहीं हुए। इस प्रकार से जिस समय पे अंग्रेज यहाँ पे नहीं थे, हमारे बाप दादाओं ने पूरा गांव का सीमाना तय किया था। गांव का सीमाना तय करने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे जंगल है, ये जंगल किसका होगा? हमारे जो आने वाले वंश है वो यहाँ पे इस जंगल से पेड़ तोड़ेंगे, पत्ते तोड़ेंगे। साथ ही साथ में उन्होंने खाली जमीन देखी। ये जो खाली जमीन हमारे यहाँ पे होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? किसकी जमीन है? सरकारी जमीन। खाली पड़ी जमीन को हम बोलते हैं कि सरकारी जमीन है। लेकिन जब ये गांव हमारे पुरखों ने बसाया, जल जंगल जमीन देख के उस गांव के सीमाना के अंदर में, जो सीमाना आज भी चल रहा है, ये जमीन हमारे पुरखों ने बसाया। तो ये जो खाली पड़ी जमीन हम बोलते हैं कि सरकारी जमीन है। तो यहाँ पे बैठे हर एक पुरुष के पास में जब जमीन आती है, तो वो उसको उसके बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। हमारे यहाँ पे लड़कियों को जमीन में हिस्सा नहीं देते। क्यों? क्योंकि लड़की अगर किसी गैर आदिवासी से शादी कर ले, तो जमीन भी किसी गैर आदिवासी के पास में चली जाएगी। और वर्तमान के समय में हम अपनी जमीन को सरकार को भी दे रहे हैं और किसी दूसरे को भी बेच रहे हैं। तो ये जो खाली पड़ी जमीन हम जो बोलते हैं कि सरकारी जमीन है, ये जो गांव के अंदर में कोई जंगल है, उसको हम बोलते हैं कि वन विभाग का जमीन है। जब यहाँ पे हर एक जमीन जो है वो बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है, तो ये खाली पड़ी जमीन सरकार के बाप की कैसे हो सकती है? अगर ये खाली पड़ी जमीन सरकार के बाप की है, तो सरकार को बोलो बाप का नाम दिखाए, वो कभी नहीं दिखा पाएगा।
साथ ही साथ में अगर हम बोले ये जंगल वन विभाग का है, तो वन विभाग को बोलो कि अपने बाप का नाम दिखाओ, वो भी कभी नहीं दिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये रतन महाल के जंगल की बात बता रही हूं मैं। वहां पे रीछ अभ्यारण्य के नाम पे जमीनें जो है वन विभाग ले रहा था। सीधी सी बात है, वहां पे गांव के आदिवासी गांव के जो पाल थे, पटेल थे, कमेटी थे, उन्होंने क्या किया, रूढ़िगत ग्राम सभा के पावर को समझा और उन्होंने वन विभाग से सवाल किया, सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत सवाल किया कि ये जो वन विभाग आप बोल रहे हो, रीछ अभ्यारण्य बोल रहे हो, यहाँ पे आप इतनी कमाई कर रहे हो, टेंट हाउस बना के, रेस्टोरेंट बना के रोज के रोज करोड़ों की कमाई कर रहे हो, तो ये जो जंगल है ये किसके नाम पे है? आप अपने बाप का नाम दिखाओ। मतलब उनसे पूछा कि अगर ये जंगल आपका है तो जंगल का दस्तावेज दिखाओ। तब उन्होंने क्या बोला कि ये जो जंगल है ये 114 आदिवासियों के नाम पे है। तब जाके वहां के जो कमेटी थे, जो मुखी थे, पटेल थे, उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे खिलाफ में कोर्ट में जाएंगे। तब जाके वो रीछ अभ्यारण्य के वन विभाग के लोग डर गए और बोले कि आप हमारे खिलाफ में कोर्ट में मत जाओ और यहाँ पे छोटा सा रेस्टोरेंट है, इसको चलाओ। तब जाके मालूम चलता है कि उस एक कमेटी का वहां पे एक दिन का कमाई 1 लाख रुपया था, यानी महीने का 30 लाख रुपया। तो हमारी ही जल जंगल जमीन लेकर, हमारा ही नदी लेकर, हमारा ही तालाब लेकर सरकारें क्या करती है, पैसा कमाती है और बदले में हमको कुछ रुपया आरक्षण के नाम पे और शैक्षणिक आरक्षण के नाम पे देती है। लेकिन देश का जो मालिक है वो सो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में ये बात कही है। क्या कही है कि देश के 8% आदिवासी, भील आदिवासी पे ये जजमेंट था। जो भील आदिवासी है देश भर के और 8% आदिवासी है, वो इस देश के मूल मालिक है और बाकी के लोग हैं वो विदेशी है, आक्रमणकारी। तो देश का मालिक आज भी सो रहा है, अपने हक अधिकार से वंचित है। और झारखंड में जो खूंटी में वो 10 लाख टन सोना बचा, हजारों हेक्टेयर जमीन बची। सिर्फ वो ही उदाहरण नहीं है, आपके पड़ोस के गुजरात राज्य की बात करूं तो वहां पे भी दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर के नाम पे 8 लेन की सड़क बन रही थी। वर्तमान में तो बन रही है, बन चुकी है, लेकिन उस समय की बात कर रही हूँ कि वहां के आदिवासियों ने वो 8 लेन की भी सड़क रोकी। कैसे? वहां के आदिवासी फिर वहां पे आए, हमसे पूछा कि दीदी यहाँ पे 8 लेन की सड़क बन रही है, 7 एयरपोर्ट है, 7 रेलवे स्टेशन का प्रोजेक्ट यहाँ पे बैठ रहा है, तो हम अपनी जमीन को कैसे बचाएं? तब हमने बोला कि संविधान कानून की जानकारी उनको दी कि सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट है, ये सब लिख के वो गए कलेक्टर के पास में। क्यों? क्योंकि आपके राजस्थान टेनेंसी एक्ट, पूरे देश भर में जो जमीन का जो कानून होता है वो टेनेंसी एक्ट या लैंड रेवेन्यू कोड के रूप में होता है, काश्तकारी अधिनियम के रूप में होता है। उस काश्तकारी अधिनियम यानी कि आपके राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो 1955 में ये बात लिखा हुआ है कि एसटी और एससी की जमीन किसी गैर को नहीं बिकेगी। आदिवासी की जमीन आदिवासी